Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the कर्नाटका के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स, कर्नाटका के जो सीएम है उनके द्वारा हाई कोर्ट को अप्रोच किया गया था क्योंकि उनके अगेंस्ट में एक इन्वेस्टिगेशन है उसको अलाउ किया गया कर्नाटक के जो गवर्नर है उनके द्वारा। तो स्टूडेंट्स, हाई कोर्ट के द्वारा गवर्नर का जो डिसीजन है उसको यहाँ पे अपहोल्ड है वो किया गया है। सीएम के अगेंस्ट में जो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन है उसको अलाउ किया गया प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के अंडर में। इसके अलावा आप देखिए कि स्टूडेंट्स यहाँ पे जो पब्लिक सर्वेंट है उसके रिगार्डिंग में भारतीय नागरिक जो सुरक्षा संहिता है उसके रिगार्डिंग में भी कुछ सेक्शंस है उनको यहाँ पे कोट किया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का जो सेक्शन 200 है, सेक्शन 200 के अलावा आप देखिए कि 223 है उसके अंदर मेंशन किया गया है कि किसी भी पब्लिक सर्वेंट के रिगार्डिंग में जो इन्वेस्टिगेशन है उसके पर्सपेक्टिव से जो प्राइवेट यहाँ पे कंप्लेंट है उसका जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं है कि किसी भी पर्सन के द्वारा उनके अगेंस्ट में जो कंप्लेंट है वो फाइल किया जाए, जब भी उनके अगेंस्ट में जो इन्वेस्टिगेशन है उसको यहाँ पे कैरी आउट किया जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम गवर्नर के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिस्कस करें तो आप देखिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 163 है उसके अंदर मेंशन किया गया है कि गवर्नर को यहाँ पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, स्टेट के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उनके एड एंड एडवाइस के रूप से वर्क करना होता है। बट आप देखिए कि गवर्नर के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन को यहाँ पे अलाउ किया गया तो उनका ये इंडिपेंडेंट डिसीजन है, उनका डिस्क्रिमिनेटरी डिसीजन है, उसको बताया गया है हाई कोर्ट के द्वारा। स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर हम करप्शन के पर्सपेक्टिव से जो हमारे लॉज हैं उनके रिगार्डिंग में अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है 1988 का, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है 1988 का, उससे अर्लियर फेज के अंदर भी एक एक्ट है वो हुआ करता था जो आपको 1947 के समय, इंडिपेंडेंस के समय जिसको इम्प्लीमेंट किया गया था। क्रिमिनल लॉज के जो एक्ट हैं वो भी आपको देखने के लिए मिलेंगे जिसके थ्रू जो करप्शन है उसको रोकने का जो कोशिश है वो किया गया था। स्टूडेंट्स, 1988 के इस एक्ट के थ्रू आप देखिए कि जो डेफिनेशन है, जो स्कोप है उसको एनलार्ज करने का कोशिश किया गया। पब्लिक ड्यूटी प्लस में पब्लिक सर्वेंट है उसको यहाँ पे इंक्लूड है वो किया गया था। पब्लिक ड्यूटी, जो पब्लिक ड्यूटी से रिलेटेड जो पर्सन है, पब्लिक ड्यूटी एंड पब्लिक सर्वेंट्स जो हैं उनको यहाँ पे इंक्लूड किया गया था प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के अंदर में। यहाँ पे जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो आपको प्रोसिक्यूशन के ऊपर हुआ करता था अर्लियर फेज के अंदर में कि जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है उनको यहाँ पे प्रूव करना है कि जो पर्सन है वो इस करप्शन के जो चार्जेस हैं उसके अंदर इन्वॉल्व है या नहीं है। इसके अलावा आप देखिए कि जो यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ है वो अक्यूज्ड के ऊपर यहाँ पे चेंज है वो किया गया कि अक्यूज्ड जो पर्सन है जिनके ऊपर जो चार्जेस हैं वो लगे हैं उनको अपना जो यहाँ पे कि उनके द्वारा करप्शन की एक्टिविटी को कैरी आउट किया गया है नहीं किया गया है उसको उनको यहाँ पे प्रूव है वो करना होगा। जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं उनके रिगार्डिंग में भी यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस है उनको मेंशन किया गया कि यहाँ पे जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अगेंस्ट में जो कंप्लेंट है उसके रिगार्डिंग में जो इन्वेस्टिगेशन को कैरी आउट किया जाएगा तो आप देखिए कि जो डीसीपी लेवल का जो ऑफिसर है उसी के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन है उसको अलाउ किया गया है। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के रिगार्डिंग में जो डीसीपी है उसको अलाउ किया गया। स्टूडेंट्स, 1988 के इन जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को आप देखिए कि इसको अमेंड किया गया 2018 के समय में। 2018 के समय क्यों इसको अमेंड किया गया? क्योंकि स्टूडेंट्स, इंडिया के द्वारा करप्शन के रिगार्डिंग में यूएन का जो कन्वेंशन है, यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट द करप्शन, जो 2005 के समय आपको देखने के लिए मिलता है, यूएन का जो करप्शन के रिगार्डिंग में आप देखिए कि कन्वेंशन है जिसको कि इंडिया के द्वारा रेटिफाई किया गया था, इंडिया के द्वारा रेटिफाई किया गया। तो आप देखिए कि हमारे जो डोमेस्टिक लॉज हैं उनको इस तरीके से हमें इस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है कि जो यहाँ पे जो यूएन का जो कन्वेंशन है उसके जो भी यहाँ पे पार्ट्स हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जा सके डोमेस्टिक लॉज के रिगार्डिंग में। तो स्टूडेंट्स, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को अमेंड किया गया। आप देखिए कि यूएन कन्वेंशन को यहाँ पे डोमेस्टिक लॉज के अंदर इंसर्ट करने की रिगार्डिंग में यहाँ पे जो अनड्यू एडवांटेजमेंट है उसके रिगार्डिंग में मेंशन किया गया है कि किसी भी पर्सन के द्वारा कोई पब्लिक ड्यूटी है उसको परफॉर्म किया गया, उस समय उसको अगर कोई अनड्यू एडवांटेजमेंट है वो रिसीव होता है तो उसको भी यहाँ पे करप्शन का जो पार्ट है वो माना गया है। इसके अलावा आप देखिए कि पर्सन को अगर किसी भी कॉरपोरेट के द्वारा या इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा ब्राइब को ऑफर किया गया है तो उसको भी यहाँ पे जो चार्ज है वो किया जाएगा कि पर्सन जो लाइबल है यहाँ पे जिसके द्वारा अगर ब्राइब को ऑफर किया गया है या किसी कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ब्राइब को जो ऑफर है वो किया गया। और प्रायर सैंक्शन के जो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन को अगर कैरी आउट करना है तो प्रायर सैंक्शन के रिगार्डिंग में भी मेंशन है 2018 के इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू में।
स्टूडेंट्स इसके अलावा अगर हम इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के बारे में डिस्कस करें जिनके द्वारा करप्शन के जो चार्जेज हैं उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है हमारे कंट्री के अंदर में, तो आप देखिए कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज कौन कौन सा है। स्टूडेंट्स आपको इन्वेस्टिगेशन देखने के लिए मिलेगा। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन का ये एक्ट है, बेसिकली प्रिवेंशन ऑफ करप्शन का तो एक्ट है जिसके द्वारा यहाँ पे जो करप्शन के जो चार्जेज हैं उनको डील किया जाता है पब्लिक सर्वेंट एंड पब्लिक ड्यूटी के रिगार्डिंग में। सीबीआई एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, सीबीआई एक एजेंसी आपको देखने के लिए मिलेगा। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है। एनएचआरसी के द्वारा भी इसको डील किया जाता है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा भी इसको डील किया जाएगा। कोई भी करप्शन की रिगार्डिंग में कोई चार्जेस हैं, कोई आप देखिए कि मीडिया के अंदर अपीयरेंस हुआ है, उस करप्शन की वजह से कोई ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ हो, बट आप देखिए कि एनएचआरसी का कुछ लिमिटेशन है। एनएचआरसी को हमारे जो फॉर्मर जो यहाँ पे सीजीआई हुआ करते थे जब उनके द्वारा एनएचआरसी को हेड किया गया, तो इसको आप देखिए कि टूथलेस टाइगर का जो स्टेटस है वो भी बताया गया था उनके द्वारा मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर में। इसके द्वारा इन्वेस्टिगेशन तो किया जा सकता है बट किसी भी पर्सन को जो कन्विक्टेड है वो नहीं किया जा सकता। और इसके अलावा आप देखिए कि बैकड्रॉप के अंदर भी कुछ लिमिटेशन है। ओनली 1 ईयर का जो समय है उसी की जो न्यूज़ है उसको इनके द्वारा कोग्निजेंस के अंदर लिया जा सकता है एनएचआरसी के द्वारा। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे जो ऑल इंडिया सर्विस से रिलेटेड जो पर्सन्स हैं उनके रिगार्डिंग में आपको 1968 के जो रूल्स हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। ऑल इंडिया सर्विस के जो पर्सन्स हैं, सिविल सर्वेंट्स के रिगार्डिंग में 1964 के जो कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं उनको बताया गया है। और आपको एडमिनिस्ट्रेटिव जो ट्राइब्यूनल्स हैं वो भी आपको देखने के लिए मिलते हैं जो यहाँ पे करप्शन के जो चार्जेज हैं पब्लिक ड्यूटी एंड पब्लिक जो सर्वेंट है उसके रिगार्डिंग में उनको यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन है वो करते हैं। स्टूडेंट्स आप देखिए कि करप्शन के ही रिगार्डिंग में लोकपाल एंड लोकायुक्त नाम का जो एक मूवमेंट है, एंटी करप्शन जो मूवमेंट है इंडिया के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। एंटी करप्शन मूवमेंट है 2011 एंड 12 के समय में। 2011 एंड 12 के उस मूवमेंट के थ्रू ही आप देखिए कि लोकपाल जो एक्ट है, लोकपाल एंड लोकायुक्ता का जो एक्ट है वो एग्जिस्टेंस के अंदर में आता है 2013 के समय में। लेटर फेज के अंदर उसको अमेंड है वो भी किया गया था, लोकपाल एंड लोकायुक्ता का जो यहाँ पे एक्ट है उसको अमेंड है वो भी किया गया लेटर फेज के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यूक्रेन के रिगार्डिंग में है। यूक्रेन के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके द्वारा इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ जो मीटिंग है वो किया गया यूएन के वहाँ पे। आप देखिए कि यूनाइटेड नेशन के वहाँ पे विजिट के लिए गए हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर, उनके द्वारा वहाँ पे क्वेड के जो लीडर्स हैं उनसे भी मीटिंग किया गया। यूनाइटेड नेशन के वहाँ पे आप देखिए कि जो फ्यूचर समिट है उसको भी वहाँ पे एड्रेस किया गया, उसको भी अटेंड किया गया है इंडियन पीएम के द्वारा। तो यूक्रेन के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके द्वारा इंडिया का जो यहाँ पे कुछ डिसीजंस है प्रीवियस समय के अंदर में, आप देखिए कि प्रीवियस 1-2 मंथ के अंदर में इंडिया के द्वारा जिस तरीके से पीस को यहाँ पे एंडोर्स है वो किया गया है। इंडिया के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके द्वारा रसिया के वहाँ पे भी विजिट किया गया था। उस दौरान भी पीस के इस्टेब्लिशमेंट के बारे में उनके द्वारा कहा गया कि कोई भी जो बैटल ग्राउंड है वो यहाँ पे डिस्कशन का प्लेस है वो नहीं है। अगर आपको पीस को इस्टेब्लिश करना है तो आप देखिए कि डायलॉग प्रोसेस के थ्रू ही आप पीस को यहाँ पे इस्टेब्लिश कर सकते हो। इंडियन पीएम के द्वारा यूक्रेन के वहाँ पे भी विजिट किया गया था और वहाँ पे भी आप देखिए कि पीस प्रोसेस के रिगार्डिंग में ही मेंशन किया गया। इसके अलावा आप देखिए कि स्टूडेंट्स यहाँ पे इंडिया का जो रोल है उसके बारे में भी मेंशन किया गया है। इंडिया एज ए ग्लोबल लीडर के रूप से इमर्ज हुआ है, ग्लोबल साउथ का जो लीडर है उसके रूप से इमर्ज हुआ है। G20 का जो मीटिंग हो वहाँ पे भी इंडिया के द्वारा पीस को ही प्रमोट किया गया था। G20 का जब मीटिंग लास्ट ईयर इंडिया के अंदर कंडक्ट हुआ था। इसके अलावा आप देखिए कि यूएन के प्लेटफॉर्म के ऊपर भी इंडिया का पीस का जो इस्टेब्लिशमेंट के रिगार्डिंग में या पीस को एंडोर्स करने के रिगार्डिंग में जो आपको जो इंडिया का जो एंडोर्सर के रूप से देखने के लिए मिलता है। यूक्रेन के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि यूक्रेन के वहाँ पे पीस के रिगार्डिंग में एक समिट है उसको भी ऑर्गेनाइज किया गया था स्विट्जरलैंड के अंदर में। इंडिया के द्वारा मीटिंग को तो अटेंड किया गया बट किसी भी पॉलिटिकल लीडर के द्वारा उस मीटिंग को नहीं अटेंड किया गया। ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, सेक्रेटरी लेवल के जो ऑफिसर हैं, उनके द्वारा उस मीटिंग को अटेंड किया गया था जो स्विट्जरलैंड के अंदर कंडक्ट हुआ यूक्रेन के वहाँ पे पीस इस्टेब्लिशमेंट के रिगार्डिंग में। अभी आप देखिए कि 2 एरियाज हैं जो आपको मोस्ट डिस्टर्बिंग सिचुएशन के अंदर देखने के लिए मिलते हैं, एक रसिया और यूक्रेन है। अदर एरिया आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स इजराइल के जो नाइबर के एरियाज हैं जहाँ पे इजराइल और हमास का जो एरिया है, गाजा स्ट्रिप का एरिया, वहाँ पे आपको कंटिन्यूस इस तरीके का जो डिस्टर्बिंग न्यूज़ है वो देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि इजराइल के द्वारा लेबनान के वहाँ पे अटैक किया गया। लेबनान नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इजराइल के वहाँ पे है। लेतिनी नाम का एक रिवर भी है वो वहाँ से फ्लो किया करता है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए।
और इसके अलावा आप देखिए कि लेबनान का जो लोकेशन है उसके बारे में कल के न्यूज़पेपर के डिस्कशन के अंदर हमने उसको डिस्कस किया था कि लेबनान कहाँ पे सिचुएटेड है, कौन सा जो वैली है जो इम्पोर्टेंट है, जो लीवर लिथिनी है वो कितना इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। और इसके वेस्टर्न कोस्ट के रिगार्डिंग में आपको जो मेडिटेरियन सी है वो देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स आप देखिए कि जो मलयालम मूवी इंडस्ट्री है उसके रिगार्डिंग में कि वहाँ पे किसी भी तरीके का जो सेक्सुअल अब्यूज़ है उसको नहीं किया जाता है, या किस तरीके का आप देखिए कि वुमेन्स का जो सेफ्टी है जो उस मूवी इंडस्ट्री के रिगार्डिंग रिलेटेड जो वुमेन्स है उनके पर्सपेक्टिव से एक कमेटी है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। जस्टिस हेमा कमेटी के द्वारा आप देखिए कि रिपोर्ट को पब्लिश किया गया। उस रिपोर्ट के पब्लिश होने के बाद में कोई एक्टर है उनको आप देखिए कि यहाँ पे अरेस्ट है वो किया गया है एक केस के रिगार्डिंग में। स्टूडेंट्स एंटीसिपेटरी बेल के बाद में उनको रिलीज है वो भी कर दिया गया। तो बेसिकली आप देखिए कि वर्क प्लेस का जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के रिगार्डिंग में ये जो प्रोविजन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। जस्टिस हेमा कमेटी के द्वारा यहाँ पे वर्क प्लेस को सेफ एंड सिक्योर बनाने के ही रिगार्डिंग में मेंशन किया गया। स्टूडेंट 2013 का आप देखिए कि 1997 के समय हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विशाखा गाइडलाइन है उनको दिया गया था, और प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट एट द वर्क प्लेस है या वर्क प्लेस को सेफ एंड सिक्योर बनाने के रिगार्डिंग में आपको 2013 का जो गवर्नमेंट का जो कानून है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मोर देन 10 एम्प्लॉय हैं तो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी नहीं कॉन्स्टिट्यूट होता है, लेस देन 10 पर्सन वो इंगेज हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, उस इंस्टीट्यूशन के अंदर में, तो वहाँ पे लोकल कंप्लेंट कमेटी है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। बट स्टूडेंट्स यहाँ पे जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है उसके रिगार्डिंग में भी जो क्वेश्चंस हैं उनको रेज किया गया था। क्वेश्चंस को क्यों यहाँ पे रेज किया गया, क्योंकि आप देखिए कि जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है कि किसी भी पर्सन के अगेंस्ट में जो एलिगेशंस है वो लगाए गए हैं तो उनके द्वारा कमेटी के जो पार्ट है वो नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल कमेटी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट किया जाए, वो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है उसको वायलेट है वो ना किया जाए उनके द्वारा। तो आप देखिए वन ऑफ द पावरफुल पर्सन है उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जिनके अगेंस्ट में ये जो चार्जेस हैं वो लगाए गए थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स सुप्रीम कोर्ट के पर्सपेक्टिव से है, सुप्रीम कोर्ट के वहाँ पे आप देखिए कि रिव्यू पेटिशन है उसको फाइल किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक डिसीजन है वो दिया गया कि हमारे जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स हैं, जो हमारा शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स हैं जिनको रिजर्वेशन यहाँ पे ग्रांट किया गया है एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग में, जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन के रिगार्डिंग में जो रिजर्वेशन यहाँ पे ग्रांट किया गया है, तो स्टूडेंट्स उस रिजर्वेशन को आप देखिए कि कैटेगराइज किया जाए, उसका यहाँ पे क्लासिफिकेशन है वो किया जाए। कुछ ऐसे भी कम्युनिटीज़ हुआ करती हैं जो इसी सेक्शन से बिलोंग किया करती हैं बट उनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, पॉलिटिकली भी वो आप देखिए कि पावरफुल आपको वो कम्युनिटीज़ हैं वो नहीं देखने के लिए मिलेगा जो आपको शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के अंदर में उनको मेंशन भी किया गया है। तो स्टूडेंट्स प्रेसिडेंट का जो लिस्ट है, प्रेसिडेंट का लिस्ट किस आर्टिकल के थ्रू कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, ये आर्टिकल आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। क्या 341 यहाँ पे आर्टिकल है प्रेसिडेंट का जो लिस्ट है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के रिगार्डिंग में, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, ये आपका होमवर्क है। आप देखिए कि इससे पहले हमने यहाँ पे कल ही हमने जो धनगर कास्ट है उसके बारे में डिस्कस किया था। महाराष्ट्र के वहाँ पे जो धनगर कास्ट है उनका डिमांड है कि उनको शेड्यूल ट्राइब का जो स्टेटस है वो दिया जाए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखिए कि क्लासिफिकेशन को अलाउ किया गया, उसी के अगेंस्ट में एक रिव्यू पिटीशन है उसको फाइल किया गया है। अगर हम रिव्यू पिटीशन के बारे में डिस्कस करें तो सुप्रीम कोर्ट के वहाँ पे आर्टिकल 137 के अंदर रिव्यू के बारे में मेंशन किया गया है कि रिव्यू उनके द्वारा कैरी आउट है वो किया जा सकता है। आर्टिकल 137 के अंदर में आप देखिए कि हाई कोर्ट के वहाँ पे आपको 226 आर्टिकल के थ्रू जो रिव्यू का जो प्रोसेस है वो देखने के लिए मिलता है। रिव्यू के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि किसी भी केस के अंदर में यहाँ पे न्यू मैटर है उसको डिस्कवर किया गया हो, न्यू काइंड ऑफ एविडेंस अगर उनको डिस्कस किया गया है तो उस समय में जो रिव्यू पिटीशन है, रिव्यू पिटीशन के थ्रू किसी भी केस को चैलेंज है वो किया जा सकता है। तो 3 प्रोविजन है, आप देखिए कि न्यू एविडेंस है उनको यहाँ पे डिस्कस किया गया हो, या न्यू किसी तरीके का जो पैटर्न है, न्यू मैटर है उसको यहाँ पे डिस्कवर किया गया हो किसी केस के अंदर में। सेकेंड अगर हम डिस्कस करें, आप देखिए कि कोई मिस्टेक ऑफ एरर रहा हो, किसी केस के अंदर में मिस्टेक ऑफ एरर रहा हो इन्वेस्टिगेशन के दौरान में या उसके डिस्कशन प्रोसेस के दौरान में, तो उसके रिगार्डिंग में भी जो रिव्यू पिटीशन है उसको फाइल किया जा सकता है। और कोई भी ऐसा सफिशिएंट आप देखिए कि सफिशिएंट रीजन होना चाहिए, कोई भी ऐसा सफिशिएंट रीजन होना चाहिए यहाँ पे रिव्यू पिटीशन की रिगार्डिंग में 30 डेज का जो समय है वो मिलता है। कि आप देखिए कि रिव्यू पिटीशन क्या ओनली जो एग्रीव्ड पर्सन है उनके द्वारा ही फाइल किया जा सकता है,
आप देखिए कि एनी वन पर्सन जो यहाँ पे उस पेटिशन के रिगार्डिंग में है, रिलेटेड है, तो उनके द्वारा जो रिव्यू पेटिशन है उसको फाइल किया जाएगा। 30 डेज का उनको जो समय है वो मिलता है, 30 डेज का जो समय है वो मिलता है। आर्टिकल 226 इसके रिगार्डिंग में है, हाई कोर्ट के परस्पेक्टिव से है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे क्लासिफिकेशन के बारे में, तो आप देखिए कि हमारा जो अदर बैकवर्ड जो क्लासेज हैं, अदर बैकवर्ड जो क्लासेज हैं ओबीसी, उनके रिगार्डिंग में आपको क्लासिफिकेशन के रिगार्डिंग में आप देखिए कि जस्टिस जस्टिस रोहिणी कमीशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि रोहिणी कमीशन है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था आर्टिकल 340 के अंडर में। 340 के अंदर प्रेसिडेंट को पावर है कि समय समय पे जो यहाँ पे कमीशन है उनको कॉन्स्टिट्यूट किया जाए, जो रिजर्वेशन प्रोसेस है उसके रिवाइज की रिगार्डिंग में। यहाँ पे आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने डिसीजन के अंदर बताया गया कि यहाँ पे जो क्रीमी लेयर है उसको भी इम्पोज किया जाए। कुछ ऐसे पर्सनस हैं जिनके द्वारा रिजर्वेशन है उसको बार बार गेन किया गया है, डोमिनेंट जो कम्युनिटी है उससे वो बिलोंग किया करते हैं। और आप देखिए कि उनका जो उनका जो कम्युनिटी है मेन स्ट्रीम के अंदर ऐड हो चुका है, उनको प्रॉपर नॉलेज है, प्रॉपर एजुकेशन उनके द्वारा रिसीव किया गया, तो उनको क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे ऐड किया जाए। तो ये बेसिकली कुछ डिसीजंस है वो दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब आप देखिए उसके रिगार्डिंग में जो रिव्यू पिटीशन है उसको फाइल किया जाएगा। बांग्लादेश और इंडिया का जो बॉर्डर एरिया है वो कितना डिस्टेंस का है, 4096 किलोमीटर का है। जब से आप देखिए कि बांग्लादेश के वहाँ पे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है वो क्रिएट हुआ, हमारे जो बॉर्डर सिक्योरिटी के फोर्सेज के जो यहाँ पे पर्सनल्स हैं वो बेसिकली अलर्ट सिचुएशन के अंदर में है। एक पर्सनल के द्वारा बांग्लादेश का जो एरिया है उसको क्रॉस कर लिया गया था, जिनको वापस से रिटर्न है वो किया गया है बांग्लादेश का जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनके द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पे जो स्टेबल बर्निंग है उसके रिगार्डिंग में है। स्टेबल बर्निंग की कुछ केसेस सामने आए हैं जो एनसीआर का जो रीजन है, नेशनल कैपिटल रीजन का जो एरिया है वहाँ से। तो आप देखिए उसी के रिगार्डिंग में कोर्ट के द्वारा यहाँ पे आंसर्स मांगे गए हैं कि हमारे को बेसिकली स्टेबल बर्निंग का जो सिचुएशन है, एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के रिगार्डिंग में क्या यहाँ पे जो डिसीजंस है वो लिए गए हैं। आप देखिए कि 2020 के समय में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन जो कंजर्वेशन अथॉरिटी है उसको अबोलिश करते हुए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट है उसको सेटअप किया गया था। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट है उसको सेटअप किया गया। उन्हीं के डिसीजंस के बारे में क्वेश्चंस है वो पूछे गए हैं। आप देखिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट के जो चेयरमैन रहेंगे, क्या तो उनके द्वारा 70 ईयर का एज है वो कंप्लीट किया गया हो या 3 ईयर का जो टेन्योर है वो कंप्लीट किया गया हो। ये बेसिकली उनका प्रोसेस आपको देखने के लिए मिलेगा कि 70 से कम का उनका एज होना चाहिए, 3 ईयर का उनका कंप्लीट टेन्योर आपको देखने के लिए मिलेगा। किसी भी इन प्रोसेस को फर्स्ट टाइम कंप्लीट किया जाएगा तो उनको पोस्ट से रिमूव है वो कर दिया जाएगा। इसके अलावा आप देखिए कि सेक्रेटरी लेवल के जो ऑफिसर हैं, जिसके अंदर दिल्ली जो यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली के अलावा आप देखिए कि पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, राजस्थान के अलावा स्टूडेंट्स उत्तर प्रदेश है उसको भी यहाँ पे एक्स आप देखिए कि मेंबर्स के रूप से ऐड किया गया है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट के वहाँ पे। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट का बेसिक वर्क यही है कि स्टेबल बर्निंग का जो सिचुएशन है उसको कैसे यहाँ पे डिक्लाइन किया जा सके, और आप देखिए कि एयर क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव किया जाए, फार्मर्स के ऊपर एलिगेशन है वो ना लगाई जाए। यहाँ पे कोर्ट के द्वारा कहा गया कि फार्मर्स तो बेसिकली आप देखिए कि यहाँ पे जो सॉल्यूशन है उसके रिगार्डिंग में आप डिस्कस कीजिए। फार्मर्स यहाँ पे सॉल्यूशन जो पार्ट है उसी का हिस्सा है। इसके अलावा आपके द्वारा क्या यहाँ पे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, क्या बायो डिकम्पोजर है उसको फार्मर्स को आप देखिए कि कम रेट के ऊपर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट है वो किया गया है नहीं किया गया, जिससे कि वो स्टेबल बर्निंग है उसका डिकम्पोज प्रोसेस को कैरी आउट कर सके, उनके द्वारा बर्निंग का जो प्रोसेस है उसको नहीं अडोप्ट किया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें एमएसपी के बारे में है, सोयाबीन के रिगार्डिंग में एमएसपी है उसको यहाँ पे डिस्कस किया गया। आप देखिए कि मध्य प्रदेश के जो फार्मर्स है उनका डिमांड है कि मोर यहाँ पे जो एमएसपी है उसको प्रोवाइड किया जाए, मोर एमएसपी है उसको प्रोवाइड किया जाए सोयाबीन के रिगार्डिंग में। आप देखिए कि जब भी हम पल्सेज के बारे में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, मध्य प्रदेश हमारा जो लीडिंग स्टेट आपको देखने के लिए मिलेगा कि मध्य प्रदेश के वहाँ पे पल्सेज का जो प्रोडक्शन है वो देखने के लिए मिलता है। कुछ समय पहले हमने गार्लिक के बारे में भी डिस्कस किया था। गार्लिक के रिगार्डिंग में भी आप देखिए कि वहाँ पे गार्लिक है जिसको कि जीआई टैग है वो भी दिया गया है, और गार्लिक का जो प्रोडक्शन है वो भी आपको काफ़ी अच्छे से देखने के लिए मिलता है मध्य प्रदेश का जो रतलाम का एरिया है उस रीजन के अंदर में। और पल्सेस तो आपको कम्प्लीटली पार्ट के अंदर देखने के लिए मिलेगा। सोयाबीन के रिगार्डिंग में है ये बेसिकली यहाँ पे कि फार्मर्स को जो एमएसपी है वो मोर प्रोवाइड किया जाए। यहाँ पे कमीशन फॉर आप देखिए कि यहाँ पे एमएसपी के बारे में जब भी हम डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे एमएसपी को किसके द्वारा रिकमेंड किया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए।
कमेटी फॉर एग्रीकल्चर कोस्ट एंड प्राइस है, कमेटी फॉर एग्रीकल्चर कोस्ट एंड प्राइस है, उनके द्वारा एमएसपी है उसको रिकमेंड किया जाएगा। उसी के बाद में आप देखिए कि हमारा जो इकोनॉमिक सेक्टर के रिगार्डिंग में जो कमेटी है उसके द्वारा इसको इम्प्लीमेंट वो किया जाता है एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, हमारे जो ओशियंस हैं वो एसिडिक हैं, और ओशियंस के एसिडिक हैं तो आप देखिए कि हमारा जो मराइन लाइफ है, मरीन जो यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं उनको इम्पैक्ट है वो होएगा, तो उसके बारे में मेंशन किया गया है इस फोटो के अंदर में। साइंस का जो पेज है वहाँ पे इस फोटो को मेंशन किया गया कि हमारा जो ओशियन एरिया है, ओशियन एरिया के अंदर जो एसिडिक जो सिचुएशन है वो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। आप देखिए ओशियंस का जो वार्मिंग है, ओशियंस का जो सी लेवल का राइज करना, काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो समय समय पे क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है, ह्यूमन आप देखिए कि एक्टिविटीज़ की वजह से उसके एक जो एक्शन का जो रिएक्शन है उसके रिगार्डिंग में भी आपको ये सब देखने के लिए मिलेगा कि सस्टेनेबल वे में जो यहाँ पे इन्वायरमेंट का जो प्रैक्टिस है वो नहीं किया जाता है। टू मच आप देखिए कि यहाँ पे प्लास्टिक वेस्ट है जो भी ओशियंस के अंदर डिपॉजिट सिचुएशन के अंदर में है, तो उसके भी इम्पैक्ट के बारे में समय समय पे आपको आर्टिकल्स हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। स्टूडेंट जैसे ही आप हाइट को कवर करते हो, आप देखिए कि आपके द्वारा एक हाइट है उसको अप्रोच किया जाता है तो जो टेम्परेचर है वो डिक्लाइन होता है। हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर क्या कंप्लीटली ऐसे टेम्परेचर है वो डिक्लाइन होएगा, तो आप देखिए कि कंप्लीटली एटमॉस्फेयर का जो लेयर्स हैं उसके अंदर ये इस तरीके से डिक्लाइन है वो नहीं होता है। हर एक लेयर का यहाँ पे एक डिफरेंट रोल है, हर एक लेयर का एक डिफरेंट रोल है वो देखने के लिए मिलता है। जैसे कि अगर हम बात करें अर्थ का जो नियर बाई एरिया है, अर्थ का जो नियर बाई एरिया है उसके अंदर में आपको देखने के लिए मिलता है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के अंदर में स्टूडेंट जैसे ही आपका हाइट इंक्रीज होगा, जैसे ही आपका हाइट इंक्रीज होगा टेम्परेचर यहाँ पे डिक्लाइन करेगा। अब ये जो टेम्परेचर यहाँ पे डिक्लाइन करता है स्टूडेंट्स, इसको एडियाबेटिक जो लैप्स रेट है उसके रूप से भी जाना करते हैं। काफ़ी बार ये जो एडियाबेटिक लैप्स रेट है वो डिफरेंट आपको देखने के लिए मिलती है। अलग अलग एरियाज़ के अंदर में मॉइस्चर का जो कंटेंट है उसके ऊपर भी ये डिपेंड करती है कि वहाँ पे एयर के अंदर में किस तरीके से मॉइस्चर का कंटेंट है। तो आप देखिए कि ट्रोपोस्फेयर के अंदर आपको एक बेसिक प्रोसेस पता होना चाहिए कि हाइट इंक्रीज करने के समय में टेम्परेचर यहाँ पे डिक्लाइन होता है, वो हर एक एरिया के रिगार्डिंग में है। मैक्सिमम आप देखिए कि 6 डिग्री है उसको बताया करते हैं कि 6 डिग्री यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो डिक्लाइन करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेयर के बारे में, तो आप देखिए कि वो स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में है जहाँ पे आपके क्लाउड का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो क्रिएट होता है। क्लाउड्स आप देखिए कि स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर रहा करते हैं। तो आप देखिए कि स्ट्रेटोस्फेयर है वो कम्प्लीटली अपोजिट है, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है हाइट के इंक्रीज होने के साथ में। हमारे जो प्लेन्स क्या स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ही फ्लाई किया करते हैं, बादलों से ऊपर उनका जो हाइट के ऊपर वो फ्लाई करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। थर्ड अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे मीजोस्फेयर देखने के लिए मिलता है। मीजोस्फेयर के अंदर में आप देखिए कि जिस तरीके का ट्रोपोस्फेयर के अंदर जो सिचुएशन है कि हाइट इंक्रीज होने के समय में टेम्परेचर है वो डिक्लाइन करेगा। और नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स आइनोस्फेयर है, नेक्स्ट जो लेयर है उसको आइनोस्फेयर के नाम से जाना करते हैं। वो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर जिस तरीके से टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से हाइट इंक्रीज होने की वजह से टेम्परेचर भी यहाँ पे इंक्रीज होगा। तो ये लेयर्स के बारे में आपने ज्योग्राफी का जो एनसीईआरटी है उसके अंदर रीड किया होगा कि कैसे यहाँ पे हाइट का जो इम्पैक्ट करता है टेम्परेचर इंक्रीज एंड डिक्रीज के रिगार्डिंग में। इसके अलावा आप देखिए कि आइनोस्फेयर के अंदर में क्या जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है वो फील होएगा, यहाँ पे जो टेम्परेचर जो इंक्रीज होता है क्या वो फील होता है स्टूडेंट, क्योंकि आप देखिए कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है उसके भी ट्रेवल के रिगार्डिंग में जो आयंस है उसका रिक्वायरमेंट है। तो ये बेसिक ज्योग्राफी का पार्ट है, आपने एनसीईआरटी के अंदर इन सभी के बारे में जरूर से रीड किया होगा, उसी को यहाँ पे मेंशन किया गया है। और एडियाबेटिक जो लैप्स रेट है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। सोलार रेडिएशन किस तरीके से जो अर्थ का जो सरफेस है उसको यहाँ पे हीट करती है, मोर देन एयर की रिगार्डिंग उनका जो हीटिंग है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो वो सब बेसिक इंफॉर्मेशन है जिसको यहाँ पे मेंशन किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे जो पीएम सर हैं उनके विजिट के बारे में है। पीएम सर आप देखिए कि यूएसए के वहाँ पे विजिट के लिए गए थे, यूएसए के वहाँ पे विजिट के लिए गए क्योंकि यूएन का जो हेडक्वार्टर है वो भी वहीं पे ही सिचुएटेड है। यूएन को कब इस्टेब्लिश किया गया था स्टूडेंट्स? 24 अक्टूबर का जो डे है, 24 अक्टूबर को हम यूएन डे के रूप से सेलिब्रेट करते हैं। 1945 के समय इसको वहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया। कितने प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है यूएन के? 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने के लिए मिलेंगे। और कौन सा ऐसा प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है जो आउटसाइड द, आप देखिए कि न्यूयॉर्क के आउटसाइड के अंदर में उसका जो हेडक्वार्टर है वो सिचुएटेड है। 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर में क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यहाँ पे
आउटसाइड द यूएन के वहाँ पे सिचुएटेड है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जब भी ऐसे बात करें यूएन के बारे में आपको पता होना चाहिए। आप देखिए कि स्टूडेंट्स यूएन के वहाँ पे फ्यूचर समिट है वो ऑर्गेनाइज होगा, फ्यूचर समिट के अंदर पार्टिसिपेट किया गया। इसके अलावा यूएसए के वहाँ पे क्वेड का जो मीटिंग है, यूएसए के वहाँ पे क्वेड का जो मीटिंग है वो यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया। क्वेड की मीटिंग के अंदर इंडियन पीएम के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। क्वेड की मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट के अलावा आप देखिए कि इंडियन जो बिजनेस लीडर्स हैं, वहाँ की जो कंपनीज के जो बिजनेस लीडर हैं, इंडियन जो डायस्पोरा है और कुछ अदर कंट्रीज जो यूएन के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हैं, उनके साथ में भी यहाँ पे बाइलेटरल जो एंगेजमेंट है वो किया गया है। कंप्लीटली अगर हम डिस्कशन के बारे में यहाँ पे डिस्कस करें तो आप देखिए कि कंप्लीटली जो इवेंट्स है उसके अंदर में वॉइस ऑफ द साउथ या ग्लोबल साउथ का जो वॉइस है उसको रेज किया गया इंडिया के द्वारा कि ग्लोबल साउथ को यहाँ पे प्रेजेंट समय में जो मोर रिप्रेजेंटेशन है, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स है, उसका ज़रूरत है। इसके अलावा आप देखिए कि क्वेड का मीटिंग के अंदर में आप देखिए कि पॉलिटिकल साइकिल्स की वजह से, इलेक्शन प्रोसेस की वजह से क्वेड का जो मीटिंग है वो डिले हुआ था। यहाँ पे आप देखिए कि क्वेड की मीटिंग के अंदर साउथ चाइना सी के अंदर में जिस तरीके से चाइना का एग्रेशन है, साउथ चाइना सी के अंदर में आप देखिए कि जिस तरीके से चाइना का जो एग्रेशन है उसको यहाँ पे कंडेम किया गया है। रशिया यूक्रेन जो कन्फ्लिक्ट है उसके रिगार्डिंग में भी यहाँ पे आप देखिए कि यूएन चार्टर है उसको प्रमोट किया गया कि यूएन के चार्टर के द्वारा जिस तरीके से टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी को बेसिकली प्रमोट किया गया है उसको ही हमें प्रमोट करने का ज़रूरत है रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के रिगार्डिंग में। स्टूडेंट्स आप देखिए कि यहाँ पे डीप सी ऑब्जर्वेटर जो मिशन है उसको भी सेटअप किया गया है क्वेड के द्वारा। डीप सी ऑब्जर्वर जो मिशन है जिसको कि 2025 के समय सेटअप किया जाएगा। मैरीटाइम इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है, मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर द ट्रेनिंग इन द इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर में ट्रेनिंग के रिगार्डिंग में एक मैरीटाइम इनिशिएटिव है जिसको कि मैत्री का जो नाम है वो यहाँ पे दिया गया है। और इसके अलावा आप देखिए कि कैंसर के रिगार्डिंग में जो यहाँ पे एक इनिशिएटिव है उसको भी लॉन्च किया गया है जिसके अंदर आपको सर्वाइकल कैंसर है उसका मेंशन देखने के लिए मिलेगा। सेमीकंडक्टर का जो फैब्रिकेशन है उसके बारे में भी डिस्कशन है स्टूडेंट्स। और रूल बेस ऑर्डर के थ्रू किस तरीके से यहाँ पे जो कंट्रीज है उनको अपने जो एंगेजमेंट है उसको कैरी आउट करना है। बट आप देखिए कि यहाँ पे एक पर्सन है जिनके केस के रिगार्डिंग में इंडिया और यूएस के जो रिलेशंस हैं उसके अंदर जो यहाँ पे आप देखिए डिस्कशन के अंदर एक कंसर्न्स है वो देखने के लिए मिलता है। पन्नून नाम की जो पर्सन है जिनके द्वारा एंटी इंडिया जो सेंटीमेंट्स है उनको प्रमोट किया जाता है। तो उनका जो पन्नून का जो केस है उसके रिगार्डिंग में काफ़ी बार आपको जो डिस्कशन है उसी दौरान में काफ़ी सारे जो कंसर्न्स हैं इंडिया एंड यूएस के रिलेशन के रिगार्डिंग में आपको देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स श्रीलंका के बारे में है, आप देखिए कि श्रीलंका के वहाँ पे इलेक्शंस है वो कंडक्ट हुए। तो यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को मेंशन किया गया है, उसे ही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर में आप देखिए कि अनुरा कुमारा दिसानायका है, उनके द्वारा विक्ट्री को अचीव किया गया, उनको प्रेसिडेंट के रूप से यहाँ पे अपॉइंट भी किया गया है। तो स्टूडेंट्स श्रीलंका के वहाँ पे आप देखिए कि पॉलिटिकल पावर है जिसका जो बेस है वो कम्प्लीटली यहाँ पे चेंज हुआ है। मोर जो सोशल फोर्स है नॉन एलाइट जो सोशल फोर्स है उनके कोलिशन के रिगार्डिंग में आपको यहाँ पे जो पॉलिटिकल पावर है उसका कैप्चर देखने के लिए मिलता है। 1948 के समय आप देखिए कि श्रीलंका के द्वारा 1948 के समय श्रीलंका के द्वारा जो इंडिपेंडेंस है उसको अचीव किया गया था। तो स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंस के बाद से ही आपको जो एलाइट पीपल्स हैं उनका जो पॉलिटिकल स्पेयर के अंदर जो डोमिनेशन है, जो एलाइट पीपल्स हैं उनका पॉलिटिकल स्पेयर के अंदर जो डोमिनेशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो न्यू श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है उनके पास में यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी भी है और डिफिकल्टी भी है। अपॉर्चुनिटी ये है कि उनको यहाँ पे आप देखिए कि जो करप्शन का जो रोटन सिस्टम है उसको ओवरहोल करना है, उसको यहाँ पे इम्प्रूव करना है, ट्रांसपेरेंसी को इस्टेब्लिश करना है जिससे कि पीपल्स का कोई मूवमेंट है वो ना कैरी आउट करना पड़े, जैसा कि उन्होंने 2022 के वहाँ पे कैरी आउट किया था श्रीलंका के अंदर में। तो आप देखिए कि पीपल्स का कोई मूवमेंट है वो ना कैरी आउट हो सके, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी को अगर यहाँ पे अचीव किया जाएगा गवर्नमेंट प्रोसेस के अंदर में तो पीपल्स का आप देखिए कि जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है वो देखने के लिए मिलेगा। पीपल्स का उनका जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है उसके ऊपर में जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड होगा। तो उन सभी पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया गया है कि कैसे यहाँ पे जो पास्ट से ब्रेक करते हुए एक न्यू बिगनिंग है उसको अप्रोच करने का ज़रूरत है श्रीलंका को, जिससे कि वो यहाँ पे बेटर रिजल्ट्स हैं उनको यहाँ पे गेन कर सकें। स्टूडेंट्स एजुकेशन सेक्टर के अंदर बेटर रिजल्ट्स को गेन करने के रिगार्डिंग में आप देखिए कि हमारे यहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट किया गया था।
न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को अगर हम एज ए डॉक्यूमेंट के बारे में डिस्कस करें तो आप देखिए कि समय समय पे उसको एजुकेशन का जो ट्रांसफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट के बारे में भी बताया गया है कि हमारा जो कॉलोनियल जो माइंड सेट है उससे हमको इम्प्रूव करने की रिगार्डिंग में, कॉलोनियल जो माइंड सेट है उससे आप देखिए कि निजात दिलाने के लिए न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट किया गया एक डॉक्यूमेंट है इंडिया के एजुकेशनल सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने की रिगार्डिंग में। अब आप देखिए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ही नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क है, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क है उसको इम्प्लीमेंट किया गया, जिससे कि हमारा जो हायर एजुकेशन है, जिससे कि हमारा जो हायर एजुकेशन है उसके अंदर में आप देखिए कि जो स्किल लर्निंग है, जो स्किल बेस्ड टीचिंग है, स्किल बेस्ड लर्निंग है, उसको भी इम्प्रूव किया जा सके। हायर एजुकेशन जो कॉन्सेप्ट है हायर एजुकेशन का उसको भी एक बैलेंस है उसको इस्टेब्लिश किया जा सके, स्किल लर्निंग एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है उसके रिगार्डिंग में। अब आप देखिए कि नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो हमारा यहाँ पे जो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन है, जो स्किल है, उसको यहाँ पे एनेबल किया जाएगा इस फ्रेमवर्क के द्वारा। आप देखिए कि कुछ क्रेडिट्स है उनको यहाँ पे दिया जाएगा स्टूडेंट्स को वेरियस एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग में। वो एक्टिविटी बेसिकली क्लासरूम टीचिंग की रिगार्डिंग में है। क्लासरूम आप देखिए कि यहाँ पे लर्निंग के बारे में है, लेबोरेटरी का जो प्रैक्टिस है उसके बारे में है, एनसीसी है, एनएसएस है, ये डिफरेंट जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं किसी भी एक स्टूडेंट्स के ओवरऑल डेवलपमेंट की रिगार्डिंग में। तो आप देखिए कि उसको ये इंश्योर करता है नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, यहाँ पे एक बैलेंस को सेटअप करने का कोशिश किया गया। मल्टी डिसिप्लिनरी जो एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ हैं मेरू, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च जो यूनिवर्सिटी है मेरू, उनके इस्टेब्लिशमेंट के बारे में भी मेंशन किया गया है। और आप देखिए कि वोकेशनल एजुकेशन का जो बैलेंस है वो क्यों ज़रूरी है। वोकेशनल एजुकेशन का बैलेंस इस तरीके से ज़रूरी है कि हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंट है, हमारे कंट्री का जो डेमोग्राफिक डिविडेंट है उसको हम बेटर वे में यूटिलाइज कर सकें, जो हमारा वर्किंग फोर्स है उसको बेटर वे में यूटिलाइज कर सकें। अगर वो स्किल फोर्स रहेगा, हमारा जो वर्किंग फोर्स है वो स्किल फोर्स रहेगा, तो बेटर रिजल्ट्स है उनको यहाँ पे गेन किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स क्रॉस बॉर्डर जो इंसॉल्वेंसी है उसके बारे में है कि क्रॉस बॉर्डर जो इंसॉल्वेंसी है उसको इम्प्लीमेंट करने का ज़रूरत है प्रेजेंट समय के अंदर में। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें यहाँ पे इंसॉल्वेंसी के बारे में तो आप देखिए अगर इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर में क्रॉस बॉर्डर वे के अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है तो क्रॉस बॉर्डर के रिगार्डिंग में जो यहाँ पे नेशंस है उनका जो लीगल सिस्टम है उसको ये इंटीग्रेट करता है। उसको इंटीग्रेट करने के अलावा आप देखिए कि लीगल का जो सर्टिनिटी है वो भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। जो ट्रेडिंग एंटिटीज हैं उनका जो हेल्थ है उसको भी ये इम्प्रूव करेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए कि किसी भी तरीके का अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो इंसॉल्वेंसी के थ्रू उसको रिजोल्व किया जाएगा। तो ये जो ट्रेड है उसको भी स्ट्रेंथन करेगा, ट्रेड को भी इम्प्रूव करेगा। जो इंस्टीट्यूशंस इसके रिगार्डिंग में है उनका जो लीगल जो प्रोसेस है उसको भी ये स्ट्रेंथन करेगा इसे इंसॉल्वेंसी एक्ट के रिगार्डिंग में। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स आप देखिए कि इसके रिगार्डिंग में क्या कोई कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। तो 90s के समय आपको एक कमीशन है वो देखने के लिए मिलता है, यूएन कमीशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। कि यूएन का एक कमीशन है कि इंटरनेशनल जो ट्रेड है, यूएन कमीशन फॉर द इंटरनेशनल जो ट्रेड लॉ है, इंटरनेशनल जो ट्रेड लॉ है उनके पर्सपेक्टिव से है। आप देखिए 90s के समय इसको साइन किया गया था। बेसिक मैंडेट क्या था, बेसिक मैंडेट यही था कि एक्सेसिबिलिटी इंक्रीज हो, इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर में लोकल लीगलिटी है उसको इम्प्रूव किया जाए, एक्सेसिबिलिटी हो एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पिलर है, रिकॉग्निशन है, कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन है, ये कुछ 4 इंपॉर्टेंट पिलर हैं जो आपको यूएन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ की रिगार्डिंग में देखने के लिए मिलेंगे। बट आप देखिए कि नॉन बाइंडिंग है, उसके नेचर के अंदर नॉन बाइंडिंग है, तो कुछ 60 आसपास कंट्रीज है उनके द्वारा इसको रिकॉग्नाइज है वो किया गया है, सभी कंट्रीज के द्वारा इसको नहीं किया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इंडिया को यहाँ पे इंसॉल्वेंसी को क्यों यहाँ पे ऐड करने का ज़रूरत है, क्रॉस बॉर्डर जो यहाँ पे डिस्कशन है या आप देखिएगा एग्रीमेंट्स हैं उनकी रिगार्डिंग में, क्योंकि इंडिया के द्वारा काफ़ी सारे ऐसे एग्रीमेंट्स जिनको साइन किया गया है काफ़ी सारे कंट्रीज़ के साथ में पिछले कुछ दिनों के अंदर में। आप देखिए कि 4 तो आपको जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वही देखने के लिए मिलते हैं 2021-22 के समय से। और इंडिया की किसी भी जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसके अंदर में आप देखिए कि जो इंसॉल्वेंसी है, जो यहाँ पे कोई भी डिफरेंस है उसको रिजोल्व करने के रिगार्डिंग में जो इंसॉल्वेंसी का जो प्रोसेस है उसको कवर नहीं किया गया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के अंदर में। तो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को अगर हमें स्ट्रेंथन रखना है, उसका जो लीगलिटी प्रोसेस है उसको स्ट्रेंथन रखना है, तो इंसॉल्वेंसी है वो वहाँ पे ज़रूर से होना चाहिए, जिससे कि
ट्रेड सेक्टर के अंदर एक्सेसिबिलिटी है, रिकॉग्निशन है, कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन है, उसको इंश्योर किया जा सके। फैक्ट चेक यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। आप देखिए कि बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा फैक्ट चेक यूनिट का जो प्रोसेस है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा इंटरमीडिएटरी जो गाइडलाइंस हैं, इंटरमीडिएटरी गाइडलाइन डिजिटल मीडिया एथिक्स के रिगार्डिंग में, उसके थ्रू इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। आप देखिए कि बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा इसको कैंसिल है वो किया गया है। फैक्ट चेक यूनिट का जो कॉन्सेप्ट है उसे क्यों यहाँ पे कैंसिल किया गया? स्टूडेंट्स, फैक्ट चेक यूनिट के अंदर बताया गया था कि किसी भी इंफॉर्मेशन या न्यूज़ को अगर यहाँ पे फैक्ट चेक यूनिट के द्वारा बता दिया जाता है कि वो डिसइंफॉर्मेशन है, फेक न्यूज़ है, तो यहाँ पे जो सोशल मीडिया का जो इंटरमीडिएटरी है उसको रिमूव करना होगा। 36 आवर्स का जो समय है वो दिया गया है। सेफ हार्बर का जो प्रोसेस है उसको भी ये वायलेट कर रहा था। वो सेफ हार्बर का जो प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग में भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो इस न्यूज़ को आप देखिए कि हमने काफ़ी बार इसको डिस्कस किया है अर्लियर फेज के अंदर, जब इसको फैक्ट चेक यूनिट को इनवैलिडेट जो यहाँ पे डिक्लेयर किया गया था बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा। कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जिसके थ्रू इसको इनवैलिडेट है वो किया गया है? आर्टिकल 14 है, इक्वलिटी बिफोर लॉ है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है। आर्टिकल 19 के अंदर आप देखिए कि फ्रीडम ऑफ जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसके रिगार्डिंग में भी इसको जो इनवैलिडेट है वो यहाँ पे डिक्लेयर किया गया। और आर्टिकल 19 का ही एक प्रोविजन है जो बेसिकली यहाँ पे आपको जो ट्रेड है उसको किस तरीके से कैरी आउट करना है, बिजनेस को किस तरीके से कैरी आउट करना है उसके रिगार्डिंग में है। उसके अंडर भी फैक्ट चेक यूनिट का जो कॉन्सेप्ट है उसको इनवैलिडेट है वो यहाँ पे डिक्लेयर किया गया। कुछ आप देखिए कि स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा भी फैक्ट चेक यूनिट को सेटअप किया गया है, तो उनके रिगार्डिंग भी जो कंसर्न्स है उसको रेज करता है कि आने वाले समय के अंदर में उन यूनिट्स को भी आप देखिए कि इनवैलिडेट है वो डिक्लेयर किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द जो साइंटिफिक पेपर्स हैं उनके रिट्रैक्शंस के बारे में है। आप देखिए रिट्रैक्शन का जो प्रोसेस है वो क्या है? कोई भी अनसाइंटिफिक जो पेपर है उसको पब्लिश किया गया। कुछ ऐसे भी आपको साइंटिफिक कम्युनिटी से रिलेटेड पर्सन देखने के लिए मिलेंगे जिनके द्वारा 1 डे के बेसिस पे एक साल के अंदर आप देखिए कि उनके द्वारा 300 के आसपास, मोर देन 300 के आसपास जो पेपर्स हैं उनको पब्लिश किया जाता है। साइंटिफिक जो डॉक्यूमेंट्स है, साइंटिफिक जो जर्नल्स हैं उनके रिगार्डिंग में। तो स्टूडेंट्स, उन्हीं पेपर्स के रिगार्डिंग में रिट्रैक्शन का जो प्रोसेस है उसको मेंशन किया गया है कि अनसाइंटिफिक जो स्टडी है उसको ना प्रमोट किया जाए, कोई भी फॉल्स जो फैक्ट्स हैं वो ना दिए जाएं, क्योंकि साइंटिफिक जो स्टडी है वो आप देखिए कोई भी रीजन है, कोई भी लॉजिक है, उसी के बेस पे वो यहाँ पे इस्टेब्लिश होना चाहिए। जब भी हम साइंटिफिक सिचुएशंस के बारे में डिस्कस करते हैं तो हमारे यहाँ पे एक फंडामेंटल ड्यूटी भी है हमारा कि हमें जो साइंटिफिक टेम्पर है उसको प्रमोट करना है, जो साइंटिफिक टेम्पर है उसे प्रमोट करना है। इंडिया का आप देखिए कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के वहाँ पे जो रिफॉर्म्स का जो डॉक्यूमेंट है उसको यहाँ पे सजेस्ट किया गया। रिफॉर्म्स का जो डॉक्यूमेंट है, गुड बिगनिंग है, उसको यहाँ पे बताया गया है। और इंस्टीट्यूशंस को रिफॉर्म का जो ज़रूरत है। सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में अगर हम डिस्कस करें, 5 कंट्रीज हैं जिनको वीटो पावर दिया गया है। 10 कंट्रीज यहाँ पे नॉन परमानेंट बेसिस के ऊपर ऐड किए जाते हैं। आप देखिए कि 2 ईयर का उनका टेन्योर हुआ करता है। इंडिया आप देखिए कि अराउंड 8 टाइम्स यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो नॉन परमानेंट मेंबर के रूप से इंडिया का जो मेंबरशिप है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। इंडिया का डिमांड यही है कि इन सिक्योरिटी काउंसिल जो 1945 के समय कॉन्स्टिट्यूट हुआ, उस समय का जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो डिफरेंट हुआ करता था। इस समय इसको रिफॉर्म का ज़रूरत है। ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज हैं उनको भी यहाँ पे ऐड किया जाए सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में। इसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि G4 कंट्रीज के द्वारा भी इसको प्रमोट किया जाता है। G4 कंट्रीज कौन कौन से हैं? एशिया से अगर हम बात करें, इंडिया है। इंडिया के अलावा आपको जापान देखने के लिए मिलेगा, इंडिया और जापान है। जर्मनी इसका पार्ट है। जर्मनी के अलावा आप देखिए कि ब्राज़ील इसका पार्ट है। जो G4 कंट्रीज हैं उनके द्वारा भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिगार्डिंग में जो रिफॉर्म्स हैं उनको प्रमोट किया जाता है। हमारे जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पे पॉवर्टी के एलिवेशन के रिगार्डिंग में गवर्नमेंट के द्वारा कुछ स्कीम है उसको लॉन्च किया जाएगा। आप देखिए कि जब भी हम पॉवर्टी के बारे में बात करते हैं, गरीबी के बारे में बात करते हैं, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर में बताया गया है, गोल नंबर 1 के अंदर में, कि हमें पॉवर्टी है उसको रिड्यूस करना है, एंड करना है पॉवर्टी को 2030 तक। और पॉवर्टी के रिगार्डिंग में डेफिनेशन है वर्ल्ड बैंक के रिगार्डिंग में बताया गया है कि किसी भी पर्सन के द्वारा आप देखिए कि 1.90 जो डॉलर है वो अगर एक दिन के अंदर नहीं कमाया जाता है तो उस पर्सन को जो गरीब है वो बताया गया है यहाँ पे। आप देखिए कि जो डेफिनेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे MG नरेगा का जो कानून है उसके बारे में है। MG नरेगा के जो वर्कर्स हैं उनके द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा गया है कि इसको फिर से रिज्यूम किया जाए वेस्ट बंगाल के वहाँ पे, क्योंकि वेस्ट बंगाल के वहाँ पे आप देखिए कि आधार एनेबल जो पेमेंट सिस्टम है
आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम जो मनी का जो रिलीज है उसकी रिगार्डिंग में आपको जो कुछ यहाँ पे जो डिफरेंसेज हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। तो वहाँ पे वर्कर्स के द्वारा डिमांड किया गया है कि एमजी नरेगा जो स्कीम है उसको फिर से यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाए, फिर से उसको रिज्यूम किया जाए। लोकसभा के अंदर आप देखिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग है उसको यूज किया जाता है लोकसभा के प्रोसेस की रिगार्डिंग में। और आप देखिए कि स्टूडेंट्स मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है उसको रिलीज किया गया। उसके अंदर बताया गया है कि इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो सिमिलर है, 3.2 अनएम्प्लॉयमेंट रेट था लास्ट ईयर। आप देखिए कि 3.2 ही उसको यहाँ पे बताया गया है 2023-24 के समय में। 1 ईयर का ये डाटा है, उसी के बेसिस पे इसको बताया गया। हमारा जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो है वो यहाँ पे इम्प्रूव हुआ है। हर एक जगह आप देखिए कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो है वो इंक्रीज हुआ, चाहे वो रूरल एरिया का बात हो। रूरल एरिया के अंदर में आप देखिए कि प्रेजेंट समय में 63 उसको बताया गया है। इसके अलावा अर्बन एरिया के अंदर भी इसको 52% है वो बताया गया है। डेट मीन्स कि रूरल एरिया के अंदर जो पर्सन उनका लेबर फोर्स के अंदर मोर पार्टिसिपेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें, आप देखिए कि स्किल के बारे में अभी हमने डिस्कस किया था। तो इजराइल के द्वारा 10,000 के आसपास जो स्किल वर्कर्स हैं उनको एज ए कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का जो डिमांड है वो किया गया है इंडिया से, कि जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स अगर कोई यहाँ पे उनका विलिंग पावर के रिगार्डिंग में जो पर्सन है वो जाना चाहते हैं इजराइल के रिगार्डिंग में। बट स्टूडेंट्स इजराइल प्रेजेंट समय में आप देखिए कन्फ्लिक्ट की रिगार्डिंग में है, कन्फ्लिक्ट के परस्पेक्टिव से भी आपको न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलेगा। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का जो डिमांड है वो किया गया है इजराइल के वहाँ पे। इंडियन रेलवे सिस्टम को आप देखिए ओवरहोल करने की रिगार्डिंग में, उसको रिफॉर्म करने की रिगार्डिंग में, उसके सिग्नल सिस्टम को, तो उसके बारे में मेंशन किया गया है कि सिग्नल सिस्टम को यहाँ पे रिफॉर्म है वो किया जाए। स्टूडेंट्स जब भी हम इंडियन रेलवे के बारे में डिस्कस करते हैं तो बालासोर का जो इंसिडेंट है 2023 का, और आप देखिए कि जो कवच सिस्टम का जो डिमांड है वो किया गया था कि कवच को इम्प्लीमेंट किया जाए। हमारा जो साउथ सदर्न पार्ट का एक रेलवे का पार्ट है उसके अंदर में आप देखिए कवच सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। क्या हमारे कंट्री के सभी पार्ट्स के अंदर कवच सिस्टम है? सभी पार्ट के अंदर कवच सिस्टम है वो नहीं है। कवच सिस्टम के थ्रू ऑटोमेटिक ब्रेक का जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई किया जाता है। कौन सा रेडियो फ्रिक्वेंसी के ऊपर वो वर्क करता है? क्या RFID जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर आपको कवच सिस्टम का जो वर्क है वो देखने के लिए मिलेगा, ये आपको पता होना चाहिए। और आप देखिए कि इंडियन रेलवे के बारे में जब भी हम डिस्कस करते हैं तो रेलवे बोर्ड है, कमीशन फॉर रेलवे सेफ्टी है, इनके बारे में भी पता होना चाहिए। रेलवे बोर्ड तो आप देखिए कि 1905 थॉमसन रॉबर्टसन कमेटी है, उसके रिकमेंडेशन के बाद में उसको इम्प्लीमेंट किया गया था। अभी रिसेंटली इसके जो न्यू चेयरमैन हैं उनके द्वारा भी जो उनको अपॉइंट किया गया है। इससे पहले आप देखिए कि फर्स्ट वुमेन ऑफिसर हैं, उनके द्वारा रेलवे बोर्ड को हेड किया गया था। कमीशन फॉर रेलवे सेफ्टी के बारे में अगर हम डिस्कस करें, वैसे नेम तो रेलवे सेफ्टी के बारे में है बट ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स वर्ल्ड के परस्पेक्टिव से है। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे इजराइल और आप देखिए कि लेबनान के वहाँ पे जो कन्फ्लिक्ट हुआ है उसके बारे में है। 500 आप देखिए 60% से उनका डेथ हुआ है। हजीबुल्लाह के जो कमांडर हैं उनको भी यहाँ पे मारा गया है बॉम्बिंग के थ्रू में, इजराइल के द्वारा जो स्ट्राइक किया गया। तो स्टूडेंट्स वहाँ के जो पर्सनस है वो दूसरे एरिया के लिए माइग्रेट कर रहे हैं उसके बारे में इसको मेंशन किया गया है। थाईलैंड के वहाँ पे आप देखिए कि किंग के द्वारा जो सेम सेक्स मैरिज है उसको अलाउ किया गया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स वेटिकन सिटी के जो हेड हुआ करते हैं पोप, उनके द्वारा बेसिकली यहाँ पे जो म्यांमार का जो पॉलिटिकल लीडर है आंग सान सू की, उनका जो वहाँ पे जो उनके द्वारा प्रवेश लेने के बारे में बात किया गया था तो उसको डिनाई किया गया है, उनको डिनाई किया गया है। आंग सान सू की आप देखिए कि वहाँ पे मिलिट्री के द्वारा 2021 के समय पावर को टेक ओवर किया गया था। जापान के द्वारा आप देखिए कि चाइना के अंदर उनके सिविलियन पर्सनस का जो सेफ्टी है उसके कंसर्न्स को रेज किया गया है। और स्टूडेंट्स यूएन के वहाँ पे आप देखिए कि जो यूएस के प्रेसिडेंट है उनका जो लास्ट यहाँ पे जो स्पीच है उसके अंदर में आप देखिए कि उनके द्वारा वर्ल्ड का जो प्रेजेंट समय में जो यहाँ पे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसके बारे में मेंशन किया गया कि कुछ पार्ट्स के अंदर कन्फ्लिक्ट है उसको हमें रिजोल्व किया जाए। तो ये आप देखिए कि आज का न्यूज़पेपर का कुछ न्यूज़ था जिसको हमने डिस्कस किया है। आप इनके रिगार्डिंग में जो इन्फॉर्मेशन है उसको नोट डाउन कीजिए और आप देखिए कि इनको रीड एंड रिवाइज कीजिए। होमवर्क को कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर से बताना। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।